नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आए हैं। यह व्हाट्सएप क्विज कक्षा 7 विज्ञान विषय का है। सप्ताह 9 का यह व्हाट्सएप क्विज है जो हमें 4 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में पूर्ण करना है। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न अपना क्या है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। प्यारे बच्चों, स्वस्थ मनुष्य का मतलब हो गया जिसकी कोई बीमारी नहीं है, उसके शरीर का जो तापमान है, यदि हम सेल्सियस पैमाने पे बात करें, सेल्सियस पैमाना, और एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। ये दो तरह के पैमाने जब बुखार होती है तब डॉक्टर आपके शरीर के तापमान को मापने के लिए काम में लेते हैं। तो सेल्सियस पैमाने में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट पैमाने में जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जो मैं बिंदु लगा रहा हूँ एक्चुअल में यह है 98.6 के ऊपर नहीं है, यह फ़ारेनहाइट के ऊपर और सेल्सियस के ऊपर लगता है। इस तरीके से इसका मतलब है ये डिग्री है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर अपने को देखो चारों ऑप्शन में एफ 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 लिख रखा है, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा गया है। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही होता है। वास्तव में होता क्या है कि जो थर्मामीटर होता है, जैसे अपन सेल्सियस पैमाने की बात करें, तो जब ये किसी भी वस्तु के तापमान को या शरीर के तापमान को मापता है, तो इसमें जो न्यूनतम तापमान होता है इसका कम से कम वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो अधिकतम तापमान होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, तापमापी होता है, उसमें न्यूनतम जो तापमान है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अधिकतम तापमान जो है वह 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये दोनों तापमापियों में अंतर हो गया है। ये सेल्सियस तापमापी है, ये फ़ारेनहाइट तापमापी है। इसका न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस और इसका अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस। इसका न्यूनतम फ़ारेनहाइट पैमाना का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ये यहाँ यदि आपको कोई जैसे फ़ारेनहाइट में तापमान दे रखा है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो इसका एक सूत्र होता है C-0, यानी कि सेल्सियस तापमापी में से 0 घटा देते हैं। 0 क्या है, इसका न्यूनतम तापमान है, और ये अधिकतम कितना तापमान है इसका 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 का इसमें भाग लगा देंगे, बराबर का चिन्ह। फ़ारेनहाइट पैमाने का न्यूनतम तापमान कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसमें से एफ में से 32 घटा देते हैं, और ये अधिकतम कितना है इसके अंदर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम 180 यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब देखिए, तो इस सूत्र की सहायता से हम फ़ारेनहाइट में जैसे यहाँ पर तापमान दिया गया है, तो सेल्सियस में तापमान कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान है। यदि आप एफ की जगह 98.6 रखते हैं और इस समीकरण को हल करके सी का मान ज्ञात करते हैं, तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस ही मान प्राप्त होगा। इसको हम दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, 20 का भाग लगाया 5, और इधर से भी इसमें 20 का भाग लगा देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य 9, तो ये 5 बच गया, इधर 9, अब 9 को इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया C गुणा 9/5। अब F माइनस 32 बच गया इधर, इस 32 को आप इधर लेके आ जाओ, तो प्लस का 32 बराबर F, ये लीजिए। अब अगर C का मान आपको ज्ञात करना है तो 32 को आप उधर भेज दीजिए, तो C बराबर F माइनस 32। अब ये 9/5 इधर गुणा में, तो उधर जाके भाग, यानी कि वज्र गुणा हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये 5/9 हो जाएगा। अब f का मान आप यहाँ पर 98.6 रखिए, 32 कम करिए और 5/9 से गुणा कीजिए, सी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 अपना सही रहेगा, जो हमने पहले से उत्तर दे रखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है। प्यारे बच्चों, उष्मीय ऊर्जा हो चाहे से किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका जो मानक मात्रक है वह जूल होता है। जैसे दूरी का मात्रक जो होता है लंबाई का, जैसे आपके घर से स्कूल की दूरी है तो वह मीटर में अपन मापते हैं, तो ये मानक इकाई है दूरी को मापने की। अब मीटर को क्या है अपन, जैसे किलोमीटर भी होती है दूरी, तो ये इसकी दूसरी इकाई होगी, ये इसी का बदला हुआ रूप है। दूरी तो सेंटीमीटर में भी होती है, मिलीमीटर में भी होती है, लेकिन मानक इकाई की अगर अपन बात करते हैं जो हर देश में काम में ली जाती है वह मीटर है।
और इसी तरीके से ऊष्मीय ऊर्जा का जो मानक मात्रक है वह जूल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपको दे रखा है। मीटर जो है दूरी को मापने का मात्रक है। न्यूटन जो दे रखा है आपका वह बल को मापने का मात्रक है। और सेल्सियस जो है वह तापमान को मापने का मात्रक है। जैसे आपके शरीर का तापमान कितना हो गया है तो वो सेल्सियस पैमाने पर हो गया है, सेल्सियस पैमाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 अपन सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 अपन ने इसके अंदर सही कर दिया है। अगला जो प्रश्न है अपना देखिए, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है, यानी कि जैसे आप सर्दियों में पानी गर्म करते हैं तो कई बार देखते हैं आप जब पानी को अपन नीचे से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो उबलने लग जाता है, बुलबुले उठने लग जाते हैं। तो ये उबलने का तापमान क्या कहलाता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात क्वेश्चन को देखते हैं, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदल जाता है। आपने देखा होगा जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो वो भाप के रूप में बाहर निकलता है, क्या कहलाता है? द्रव उबलता है तो वो तापमान क्या कहलाता है? तो उस तापमान को अपन क्वथनांक कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को यदि आप गर्म करते हैं और वह उबलना शुरू हो जाती है, पिघलकर उबलना शुरू हो जाती है, तो पिघलने की जो उसकी अवस्था है वह क्वथनांक कहलाती है। दोबारा याद कीजिएगा, किसी भी वस्तु को यदि आप गर्म करते हैं और वह उबलना शुरू हो जाती है तो उबलने का जो तापमान है वह क्वथनांक कहलाता है। इसी तरीके से यदि किसी वस्तु को अपन गर्म करते हैं और वो पिघल जाती है, कोई वस्तु पिघलती है यानी कि गल जाती है, तो उसको अपन कहते हैं गलनांक। इसका भी देखो आगे नाम आएगा। तो यहाँ पर तो द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, उस तापमान को अपन क्वथनांक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपन इसमें सही करेंगे। अगला प्रश्न देखिए अपना क्या है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? प्यारे बच्चों, ऊष्मा का जो संचरण है वह 3 तरीके से होता है। एक तो चालन के द्वारा, एक संवहन के द्वारा और एक विकिरण के द्वारा। इन तीनों को ही मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। प्रश्न 1 पूछा गया है लेकिन बहुत सारे प्रश्नों पर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए चालन की बात करते हैं। आपने प्राय देखा होगा जब आप चिमटा चूल्हे के पास में रखकर उसको काम में लेते हैं चिमटे को, तो थोड़ी देर अगर आप उसको आग में रखते हैं या बार बार आग में ले जाते हैं और वापस निकालते हैं तो उसका जो हत्था है जहां से आप चिमटे को पकड़ कर रखते हैं वहां से वो चिमटा क्या है, गर्म हो जाता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि चिमटे के अगले सिरे को तो हमने आग में दिया था, लेकिन ये यहाँ से गर्म कैसे हो जाता है? तो ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से यह चिमटा, आगे वाला सिरा तो अग्नि में रहता है लेकिन फिर भी इसका पीछे वाला हिस्सा गर्म हो जाता है, यही चालन कहलाता है। अब देखो चालन होता क्या है। जिस प्रकार से यहाँ मैंने आपको एक चित्र के रूप में दिखा रखा है, ये कोई धातु का टुकड़ा है। इस धातु के टुकड़े के अंदर, धातु कोई भी वस्तु है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, तो ये इतने नजदीक होते हैं आपस में कि इसके अंदर जो धातु के कण है वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते। जैसे ये कण है, अगर ये चाहे कि मैं यहाँ से पार करके यहाँ आगे आ जाऊं तो ऐसा संभव नहीं है। तो होता क्या है कि जो पास के जो कण है, जैसे ये आपस में टकराते रहते हैं। जब हम धातु को गर्म करते हैं तो इसके जो पास के कण है वो ये ऊर्जा ग्रहण करता है इधर से, और ये टक्कर से ऊष्मा को जो है इसके पास वाले कण को देता है। फिर ये इधर पास वाले से टकराता है तो वो इसको ऊर्जा दे देता है। फिर ये इसके पास वाले से टकराता है, इसको ऊर्जा देता रहता है। तो टक्कर के द्वारा क्या होता है, पास वाले अणु को ऊर्जा हस्तांतरित होती रहती है और धीरे धीरे थोड़े समय में जहां से हमने धातु को पकड़ रखा है वहां का हिस्सा गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया जिसमें कण अपनी जगह पर बना हुआ रहता है, देखिए जैसे ये लाल कण है ये अपनी जगह पर ही है लेकिन फिर भी ये यहाँ पर धातु गर्म हो जाती है। तो कण अपनी जगह पर रहते हुए ऊर्जा का चालन करते हैं, ऊष्मा का चालन करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वह चालन कहलाती है। यह प्रक्रिया
तो हम ठोसों में ऊष्मा का संचरण को किस रूप में जानेंगे? चालन के रूप में जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही रहेगा। तो 1 नंबर अपन इसमें जवाब के रूप में देंगे। अगला जो प्रश्न है अपना देखिए, ऊष्मा का चालक है। देखिए ऊष्मा का चालक की बात कर रहा है, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से, अगर कोई वस्तु है और उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो उसके दूसरा सिरा भी गर्म हो जाना चाहिए। दूसरा सिरा गर्म हो रहा है, इसका मतलब उसमें ऊष्मा का चालन हो रहा है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। तो ऊनी कपड़े अपन सर्दियों में पहनते हैं, तो होता क्या है, जो शरीर होता है उसको ऊनी कपड़ा ढका हुआ रखता है। अपना शरीर क्या है, ऊनी कपड़े से ढका हुआ रहता है। तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अंदर का तापमान ऊनी कपड़ा पहनकर रखने से क्या होता है, शरीर के जो अंदर का तापमान है वह बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि ऊनी कपड़े से ऊष्मा का चालन नहीं होता है, वो उसको रोक लेती है। और फिर दूसरा काम क्या है, बाहर तापमान कम होता है यानी कि ठंड रहती है, तो बाहर का तापमान भी क्या है, ये शरीर के लगने नहीं देता है ऊनी कपड़ा। तो अंदर का तापमान अंदर रह जाता है और बाहर का तापमान बाहर रह जाता है। तो ये ऊष्मा का कुचालक होता है ऊनी कपड़ा, कुचालक। इसी तरीके से प्लास्टिक, आपके पास टूटी हुई कोई प्लास्टिक की स्केल होगी, उसको आप मोमबत्ती पर गर्म करना, एक सिरे को टूटी हुई प्लास्टिक की पेन स्लेट स्केल को, है ना, नहीं मत ले लेना आप। अगर आप इसको गर्म करते हैं तो देखेंगे कि ये जलना शुरू हो जाती है, लेकिन आपने जहां से इसको पकड़ रखा है वो हिस्सा इसका गर्म नहीं होता है। ये जलते जलते जब तक यहाँ तक आ जाती है तब तक भी इसका यहाँ का हिस्सा गर्म नहीं होता। इसका मतलब प्लास्टिक भी क्या है, ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी भी देखते हैं आप, लकड़ियां खूब चूल्हे में जलाते हैं आप, तो लकड़ी जब चूल्हे में लगी हुई रहती है और वो जलती रहती है, तो इसके पीछे के सिरे को पकड़कर अपन आगे इसको खिसका देते हैं, तो इसका पीछे वाला सिरा भी क्या है, गर्म नहीं होता है। तो लकड़ी भी क्या है, कुचालक होती है। पीतल का मतलब हो गया, पीतल के बर्तनों में अपन खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो अगर वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ रहता है तो धातु होती है। धातु के अंदर हमने देखा है कि ऊष्मा का जो चालन होता है, चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी कि पीतल जो है ऊष्मा का चालक है। ऑप्शन नंबर 4 अपन इसके अंदर सही करेंगे। आपको एक ही प्रश्न में मैं बहुत सारे प्रश्नों पर डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। एक बार तो आपको किताब के जो ये क्वेश्चन आपको दिए गए इन पर अपन डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। अगला क्वेश्चन जो है अपना देखिए, गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब गैस जो है वह किस में बदल रही है? द्रव में। देखिए आप देखते हैं बारिश के दिनों में बादल होते हैं, बादल क्या होते हैं, पानी की भाप होती है। पानी की भाप का मतलब ये गैसीय अवस्था ही हो गई है पानी की। जब अपन पानी को उबालते हैं तो वो ऊपर उठता है भाप के रूप में, गैस के रूप में बदल जाता है, पानी की भाप होती है। तो ये फिर जब ऊपर तापमान कम होता है तो पानी की जो भाप के रूप में जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो तापमान कम होने के कारण छोटे छोटे कण जुड़ते रहते हैं, जुड़ कर क्या है, पानी की बूंद में बदल जाते हैं। और पानी की बूंद में बदलते ही उन पर क्या होता है, वो धरती पर आकर नीचे गिरने लग जाते हैं बारिश के रूप में। तो भाप की जो छोटे छोटे कण है आपस में जुड़कर पानी की बूंद बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम संघनन कहते हैं। याद रखना, उसको हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों के अंदर जो पानी की भाप होती है वह पानी की बूंदों में बदल जाती है और बरसात के रूप में धरती पर गिरती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 अपना सही रहेगा। वाष्पीकरण का मतलब होता है पानी का भाप में बदलना, यानी कि पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है तो यह भाप में बदलना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। इसका क्या शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। गलनांक हमने बताया पहले आपको छोटे से शब्द में कि कोई वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाती है, तो पिघलने की जो क्रिया है वह गलनांक कहलाती है। और उदर्वपातन का शब्द का भी मैं बता दूं अभी आगे कि उदर्वपातन क्या होता है, जैसे कपूर की गोलियां आपने देखी है कपड़ों में आप लगाते हैं कीटाणुओं से सुरक्षा के लिए, तो कुछ दिनों में वो छोटी सी गोली शेष रह जाती है। तो ये तो ठोस अवस्था में है कपूर की गोली, थोड़े दिनों में ये छोटी सी रह जाती है, तो ये कहाँ गई,
हम वहां जहां ये पड़ी रहती है वहां भी देखते हैं कि कोई लिक्विड द्रव या पानी वहां पर अपने को दिखाई नहीं देता है, सूखा हुआ रहता है इलाका उसका जहां पर भी ये रखी हुई रहती है। इसका मतलब ये द्रव में तो बदलती नहीं है, तो किसमें बदलती है? ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदलती है, गैस में बदल जाती है। तो ठोस से कोई वस्तु अगर सीधे गैस में बदलती है उस क्रिया को अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन अपन कहते हैं ठोस से गैस में बदलना। तो इस क्वेश्चन के उत्तर की बात करें, द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस का द्रव में संघनन। तो ऑप्शन नंबर 2 अपन इसमें सही करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है अपना देखिए, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। देखिए ठोस अवस्था यानी कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो पिघलता है और वो पानी में बदल जाता है। तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ये पिघल रहा है, ये गल रहा है, ये गलनांक होता है। ये क्या कहलाता है? गलनांक। पिघलना, ठोस का द्रव में बदलना यानी कि पिघलना, ये गलनांक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही रहेगा। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना गलनांक कहलाता है। और ये क्वथनांक अपन देख ही चुके हैं, पानी उबलता है यानी द्रव जो है वह गैस में बदलना शुरू हो जाता है, तो उसको अपन क्वथनांक कहते हैं। यानी कि उबलना शुरू हो जाता है, कोई भी पदार्थ पिघल कर उबलना शुरू हो जाता है तो उसको अपन क्वथनांक कहते हैं, जिस तापमान पर वह उबलता है। तो पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हिमांक का मतलब है हिम, यानी कि पानी बर्फ में बदल जाता है। तो पानी के लिए जो हिमांक है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। संघनन आपको बताया, द्रव की छोटी छोटी बूंदे मिलकर भाप के जो कण होते हैं वो द्रव में बदल जाते हैं, तो वो संघनन कहलाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर अपना 1 सही रहेगा, गलनांक। अगला जो क्वेश्चन है अपना देखिए, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया आपको कपूर का उदाहरण लेकर, कपड़ों में अपन कपूर लगाते हैं, कुछ दिनों में वह छोटा सा ही रह जाता है और फिर थोड़े दिनों में तो वो पूरा ही गायब हो जाता है। तो वहां पर अपने को कोई भी द्रव प्राप्त नहीं होता है पानी के रूप में। तो क्या होता है? ये जो ठोस पदार्थ है कपूर, ये सीधा ही क्या है? गैस में बदल जाता है। ठोस का गैस में बदल, सीधा ही गैस की अवस्था में बदलना जो है वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए इसमें हमने 8 में से 8 प्रश्न सही किए हैं। तो सभी प्रश्नों पर अपन ने विस्तार से चर्चा किया है। इसके अलावा देखिए चालन को मैंने आपको चित्र के रूप में समझाया है। अब मैं आपको संवहन भी समझा दूं और विकिरण का भी उदाहरण देकर अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए पानी अपन गर्म करते हैं तो देखते हैं कि पेंदे में क्या होता है, पानी के छोटे छोटे जो है अपन गैस के बुलबुले अपने को ऊपर उड़ते हुए नजर आते हैं। तो जब किसी भी पात्र में लिक्विड को रखते हैं, द्रव को रखते हैं, पानी को रखते हैं, तो नीचे जब उसको उष्मा मिलती है तो नीचे का जो गर्म पानी है वह ऊपर उड़ता है, यानी कि पानी ऊपर उड़ता है, यानी कि पानी का जो कण है या जो अणु है, पानी का जो अणु है वह ऊपर उड़ता है। यानी कि चालन में तो हमने देखा था कि कण जो है अपनी जगह पर ही रहते हैं, केवल टक्कर करते हैं एक दूसरे को और उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, तो वो चालन है। लेकिन इसमें क्या है? जल के अणु स्वयं अपनी जगह से हटकर ऊपर जाते हैं, यानी कि उष्मा साथ में ले जाते हैं। यहां से अपन गर्म करते हैं तो उष्मा लेकर ये ऊपर उड़ते हैं, तो गर्म पानी तो ऊपर उड़ता है और जो ऊपर का ठंडा पानी है वह नीचे आता रहता है। तो संवहन वह क्रिया होती है जिसमें अणु स्वयं चलकर उष्मा का स्थानांतरण करते हैं या चालन करते हैं, उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से जो विकिरण होता है, विकिरण में क्या होता है? देखिए पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणें पहुंचती है, ये सूर्य और ये किरणें पहुंचती है। तो पानी में भी क्या होता है? एक माध्यम होता है, जल है, भरा हुआ है, और ठोस जो वस्तु होती है, चिमटा है, वो भी क्या है? एक माध्यम हो जाता है। यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ उष्मा इस माध्यम के अंदर चलकर पहुंचती है। और जल में भी क्या होता है? जल भरा हुआ रहता है, तो जल का अणु यहाँ से ऊपर जाता है तो ये जल में होता हुआ ही जाता है, यानी कि एक माध्यम है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो कोई भी माध्यम नहीं है, न तो जल है न कोई धातु है, लेकिन फिर भी सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है।
तो यह जो तो सूर्य से पृथ्वी तक जो विकिरण पहुंचती है उसको हम विकिरण कहते हैं। ये विकिरण की विधि कहलाती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है बिना किसी माध्यम के। सूर्य की किरणों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना किसी माध्यम के सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का चालन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, वो विधि विकिरण कहलाती है। अगले वीडियो में हम आपके अगले हल को लेकर आएंगे। तब तक आप किताब से भी इनका अध्ययन करते रहे। धन्यवाद।